नियति कुछ देर तक घर के खुले दरवाजे को देखती रही। नैना अभी अभी वहां से गई थी और उसके चेहरे पर जो भाव थे वो उसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। कबीर, वो जाकर उसके पास बैठ गई। कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सच में बहुत थका हुआ सा लग रहा था। कबीर, क्या है ये सब? क्या बोल कर गई नैना? और ये एकांक को क्या हुआ? तुम इतने नाराज क्यों हो उस पर? नियति बोली। कबीर ने सर उठाया और उसकी तरफ देखा। सब बहुत बड़ा झोल है नियति, इतना बड़ा झमेला है कि क्या बताऊं। समझ नहीं आ रहा कौन सही और कौन गलत, किसकी बात सुनूं। जिसकी बात सुनता हूं वही सही लगता है, फिर अगले ही पल कुछ होता है और उसी में झोल निकल आता है। कबीर उसे अब सब बताने लगा, एकांक और दर्शित के बारे में। सब सुनकर नियति भी साफ साफ हैरान दिखने लगी। पर कबीर, तुम्हें कैसे पता कि दर्शित झूठ नहीं बोल रहा है? क्या पता वो भी। नहीं नियति, वो सच कह रहा है। वो जो भी कह रहा है डंके की चोट पर कह रहा है, बिना किसी लाग लपेट के। और तुमने सुनी ना नैना की बात? वो लड़का जिसे हम अब तक एकांक समझ रहे थे वो भी तो नैना से यही कह रहा था कि वो कोई और है। अब तक नैना उसे जो समझ रही थी वो नहीं। कबीर बोला। नियति कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, देखो कबीर, कोई बस इसलिए गलत नहीं हो जाता क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। कंडीशंस इंसान से ऐसा करवाती भी तो है। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही हो। आखिर वो गायब भी तो हो गया ना। नियति बोली और कबीर सोचने लगा। मुझे लगता है हमें उनकी मदद करनी चाहिए कबीर। नियति बोली और कबीर का ध्यान गया कि वो उनकी कह रही थी, उसकी नहीं। मतलब वो नैना और एकांक दोनों के लिए बोल रही थी। मतलब हद है। कहानियां हो या हकीकत, लोग किसी भी कीमत पर बस जोड़ियां बनते हुए देखना चाहते हैं। नियति, तुम्हारे समझ में भी आ रहा है? उसने किसी एक मुद्दे पर झूठ नहीं बोला है। वो शुरू से ही झूठ बोलता आया है। ये कोई छोटी बात नहीं कि उसने पहचान तक किसी और की ले रखी है। कबीर बोला। कोई किसी और की पहचान कब लेता है? वो बोली। जब शायद वो अपने लिए कोई खतरा महसूस कर ले, खुद को छिपाने के लिए। कबीर ने भावहीन लहजे में उसकी बात का जवाब दिया। तो कबीर, हो सकता है ना वो शुरू से ही मुसीबत में रहा हो। जरा सोचो तो कि पंख है उसके, वो कोई नॉर्मल लड़का तो नहीं। हो सकता है उसकी अपनी जो पहचान है वो तुम्हारे सामने लाने में वो उतना कंफर्टेबल ना हो। या गोली मारो कंफर्टेबल को, वो किसी तरह का कोई खतरा ही महसूस कर रहा हो। नैना इतना प्यार करती है उससे, मगर जब उसने भी उसे पंखों के साथ देखा तो डर गई ना। तो वो कैसे सब पर यकीन कर ले? और 100 बातों की एक बात, उसने खुद से अपनी सच्चाई बताने की पहल की थी। अरे मौका ही नहीं मिला उसे, पर उसने कोशिश तो की थी ना। कबीर उसकी बात सुनकर शून्य में देखता रहा और सोचता रहा। कबीर, मैं बस ये कह रही हूँ कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे उसे उसके हाल पर छोड़कर। हम कुछ ऐसा न कर दे कि बाद में हमें पछताना पड़े। नियति बोली। कबीर ने कसकर आंखें बंद कर ली और खोली। बस यही तो वो सुनना चाहता था। वो खुद भी उस अजनबी एकांक की मदद करना चाहता था, मगर चाहता था कि नियति इसके लिए उसे बोले। बिना उसके मुहर लगाए कबीर को किसी भी फैसले पर वो विश्वास नहीं होता था। पता ये सारा कुछ मुझे किसी कुएं की तरह लग रहा था। मैं इसमें फंसा हुआ महसूस कर रहा था। किसी तरह रेंग रेंग कर धीरे धीरे ऊपर आ ही रहा था कि फिर नियति बोली। तुमने मुझे वापस धक्का दे दिया। नियति खड़ी हुई और सच में उसने उसे सोफे पर धक्का दे दिया। कबीर अपने ऑफिस में था जब उसके पास पुलिस का फोन आया। उसे फौरन थाने में तलब किया गया। कबीर भी पहुंचा। साले रीढ़ की हड्डी ही सही नहीं, इसमें सीधा तो घोंघा होता है। वो मन ही मन बड़बड़ाया। बहल तब एक हवलदार से बात कर रहा था जिसकी अभी अभी शादी हुई थी। वो उसे छेड़ रहा था और हवलदार झेप रहा था। आखिर वो उसका आला अधिकारी था। भले ही उसे इतनी समझ ना हो कि अपने स्टाफ के साथ किस तरह पेश आता हो, मगर हवलदार पढ़ा लिखा जान पड़ रहा था। बहल जाहिर है हमेशा की तरह हाथ पीछे किए अपनी कुर्सी पर अधलेटा सा पड़ा हुआ था। तभी बहल की नज़र कबीर पर पड़ी और वो एक हद तक सीधा हुआ। आओ भाई आओ, तुम्हारा ही वेट कर रहा था। बहल कुर्सी पर सीधा होता हुआ बोला और जोर की जम्हाई ली। कबीर उसके सामने बैठ गया। फिर कबीर की नज़र बहल की मेज़ पर पड़ी, जहाँ फाइलें थी, दूसरे ज़रूरी सामान थे, मगर उन्हीं के बीच एक एंटी पिगमेंटेशन क्रीम भी रखी हुई थी। अचानक ही कबीर को याद आया कि हाँ,
इंस्पेक्टर साहब तो अब शिखा ओबेरॉय जैसी हाई प्रोफाइल ब्यूटिशियन के खास क्लाइंट बन चुके हैं। भले ही एक बार फिर अपने हमेशा वाले अजगर अवतार में आ गए हो, लेकिन त्वचा तो अभी भी चमक ही रही थी। और कबीर का ध्यान गया कि बालों में भी हाइलाइटिंग करा रखी थी हुजूर ने। बहल ने कबीर की नज़रों को भांप लिया और जल्दी से वो क्रीम उठाकर दराज में डाली। फिर खिसियाना सा हंसा। कबीर चेहरे पर हिकारत के भाव लिए उसे देखता रहा। कैसे याद किया? और मैं ज़रा जल्दी में हूँ। कबीर बोला, बस यार इतनी बार मिले ना कि मोहब्बत हो गई तुमसे। सोचा तुमको बुलाकर कुछ बातें करे। बहल ने फिर बेहुदा सा जोक मारा। कबीर की नज़र पड़ी कि थोड़ी देर पहले जिस थानेदार को छेड़ रहा था उसने उसे मुड़ कर देखा। फिर उसकी नज़र कबीर पर भी पड़ी। कबीर ने देखा कि उस हवलदार के चेहरे पर भी माफ़ी मांगने वाले भाव दिख रहे थे कि उसका अधिकारी कितना बड़ा जोकर है। एक्सक्यूज मी? कबीर बोला तो बहल संजीदा हुआ। एक और शख्स गायब हो गया है, बहल ने कहा। बधाई हो, कबीर के मुंह से निकला। बहल मूर्खों की तरह उसे देखने लगा। फिर एहसास हुआ कि वो ये क्या कर रहा है। भले ही सामने बैठा ये शख्स जोकरों का सम्राट हो, मगर है तो आखिर एक पुलिस इंस्पेक्टर ही। मतलब इतनी जल्दी आपको पता चल गया, वरना लोग तो गायब होते रहते हैं और पता ही नहीं लगता उनका। कबीर ने बात संभाली। हाँ वो तो है। बहल खुश हो गया। मौका माहौल कुछ भी हो, उसे बस तारीफों की लॉलीपॉप से मतलब होता था। तो मुझे क्यों बुलाया? कबीर ने पूछा। क्यों? हर केस में तो बिना बुलाए ही चले आते हो, अब बुलाया तो भी समस्या। बहल बोला। कबीर के दिमाग में एक बात आई। इस बंदे के लहजे से ऐसा लगता नहीं था कि कोई पुलिस अधिकारी पूछताछ कर रहा हो। ऐसा लगता था मानो कोई खड़ूस रिश्तेदार शिकायत कर रहा हो कि चाय में चीनी कम क्यों है। मैं समझा नहीं, कबीर बोला। जो गायब हुआ है उसे तुम जानते हो। यही नहीं, तुम्हें पता भी था वो गायब हो चुका है। बहल ने कबीर को घूरते हुए देखा और कबीर समझ गया कि वो एकांत की बात कर रहा है। मतलब बात पुलिस तक पहुंच गई तो क्या उसका नाम भी दर्ज हो जाएगा इनकी फाइलों में धूल फांकने के लिए? और नाम भी कैसा झूठा। कबीर ने कड़वाहट से सोचा। हाँ पता तो था, कबीर बोला। तो पुलिस को कब बताने की सोच रहे थे? बहल ने इस अंदाज में पूछा मानो कितना घुटा हुआ पुलिसिया है। और अगर पहले कबीर ने बता दिया होता तो अब तक उसने एकांक को ढूंढ निकाला होता। मैं श्योर नहीं था वो गायब ही हुआ है। मैं उससे फ़ोन पर बात कर रहा था और कॉल बीच में कट गई। फिर मैं उसके अपार्टमेंट में पहुंचा तो डोर लॉक था अंदर से। अब कोई बंद घर से कैसे गायब? कबीर बोलता हुआ रुक गया कि तभी पुलिस स्टेशन में नैना आई। कबीर बहाने बना रहा था और नैना उसे अजीब नज़रों से देख रही थी। वो साफ साफ उससे थोड़ी निराश थी। अरे आप? बहल नैना को देखता हुआ बोला। हाँ मैं, कुछ पता चला? नैना बोली। अरे मैडम जी, इतनी जल्दी कैसे पता चल जाएगा, अभी अभी ही तो बात है। बहल थोड़ा बिगड़ता हुआ बोला। काम तो कुछ भी नहीं होता था उससे, मगर कोई उसके काम पर उंगली उठाए ये भी बर्दाश्त नहीं था। मुझे उसके फ्लैट में जाना है, नैना बोली। कबीर और बहल दोनों ही उसे घूरने लगे। फ्लैट पुलिस ने सील कर रखा था। और आपको क्यों जाना है? बहल ने पूछा। नैना खामोश हो गई मगर कबीर समझ पा रहा था। एकांक के पास बहुत से अजीबो-गरीब सामानों का अटाला था। बहुत सी जानकारियां भी जुटा रखी थी उसने सायरन के बारे में। नैना शायद वही चाहती थी, वरना वो भी जानती थी कि एकांक को ढूंढ पाना पुलिस के बस का नहीं, और सामने बैठे इस कद्दू के बस का तो बिल्कुल भी नहीं। वो कभी पुलिस स्टेशन में नहीं आती। खैर, तो क्या लगता है आपको? बहल बोला। वो भी बाकियों की तरह गायब हुआ है। जाहिर है नानी गांव तो गया नहीं है। कबीर चिढ़कर बोला। बहल पल दो पल तक उसे देखता रहा, फिर मेज पर हाथ मारकर जोर से हंसा। उसकी आदत थी खुद जोक मारकर हंसने की या दूसरे मजाक करे भी तो ऐसी प्रतिक्रिया देने की। लेकिन नैना ने चिढ़कर उसे देखा। कबीर थाने के बाहर इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद नैना ने बाहर कदम रखा तो कबीर उसके पास आया। नैना ने उसे देखा और सूनी नजरों से घूरती रही। कबीर ने एक गहरी सांस ली। नैना, आई एम सॉरी। पता नहीं मुझे कल क्या हो गया था। बस उम्मीद नहीं थी कि एकांक ऐसा कुछ कर जाएगा। मैंने हमेशा उसका भला चाहा है, इसमें खुद की झलक देखता था मैं। सोचा नहीं था कि सच में ये निकलेगा। कबीर ने कहा।
नैना की आंखें अब भी लाल थी। ऐसा लग रहा था वो रात भर न सोई हो। मैं समझ सकती हूँ, मुझे भी धक्का लगा था जब उस रात मैंने भी उसे उसके पंखों के साथ देखा था। सच है कि उसने बहुत कुछ छिपाया, जो बताया वो गलत बताया, मगर मन उसे छोड़ नहीं पा रहा। मैं कैसे भूल जाऊं कि वो सब बताने वाला था और इसी के ठीक बाद गायब हो गया। आपको ये अजीब नहीं लगता? नैना बोली। कबीर ने सहमति में सर हिलाया। वैसे ये तय है कि वो एकांक नहीं। आपने कहा था आप असली एकांक से मिल चुके हो। नैना बोली। हाँ। और कौन है वो? कबीर कुछ बोला इसके पहले एक स्वर उभरा। मैं। नैना ने देखा और चौंक पड़ी। कबीर भी देखने लगा। उन्हें पता ही नहीं चला दर्शित ओबेरॉय कब उनके पास आ खड़ा हुआ था। तुम यहाँ? कबीर ने कहा। अरे ये तो दर्शित है, मैंने आपको बताया था ना। वो कबीर की तरफ मुड़ती हुई बोली। नहीं नैना, ये असली एकांक है, और जिस एकांक को हम जानते हैं उसने बस इसकी आइडेंटिटी ली हुई है। कबीर बोला। नैना मुंह फाड़े उन दोनों को देखती रही। तो दर्शित कौन है? वो बोली। छोड़ो उसे, असल मुद्दा तो ये है कि एकांक मैं हूँ, वो बोला। हाँ, जैसे तुम्हारा भाई किलर है, नैना ताना मारती हुई बोली। वो वैसे भी दर्शित से थोड़ा चिढ़ती थी और अब ये बात उस पर सख्त नागवार गुजरी थी कि जिस एकांक को वो मन ही मन चाहने लगी थी वो दरअसल यही था। नैना, कबीर ने उसे टोका तो हाथ बांधे वो दूसरी तरफ देखने लगी। कबीर अब दर्शित की तरफ मुड़ा। तुम यहाँ? हाँ, आया तो था इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलने, पर अब तक तो अपना टाइम वेस्ट ही किया है पुलिस के चक्कर में पड़कर। अब कोई मतलब नहीं मुझे पुलिस से, खुद ही कुछ करना होगा। पहले तो मैं बस अपने भाई को लेकर परेशान था, पर अब तुमने जो कुछ भी बताया उसने और भी उलझा कर रख दिया है मुझे। अब तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि ये सब जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। आखिर क्यों सब कुछ किसी एकांक के इर्द गिर्द घूम रहा है, जो मैं हूँ भी और नहीं भी। दर्शित बोला। कबीर ने बस सर हिला दिया। नैना तो परे देख रही थी। दर्शित आगे बोला। इतने दिनों तक तुमने नकली एकांक की मदद की, अब एक बार इस असली वाले से भी हाथ मिलाकर देख लो। वो तीनों अब एक कैफे में बैठे हुए थे। दर्शित हमेशा के मुकाबले थोड़ा दास्ताना व्यवहार कर रहा था। वैसे तो वो थोड़ा खुश्क मिजाज था। कबीर सामान्य बना हुआ था। वहीं नैना थोड़ी चिढ़ी हुई थी। उसे दर्शित पसंद नहीं था। आखिर जीत ओबेरॉय का भाई था और उसकी परवाह भी करता था। बस जीत ओबेरॉय वाले मामले में सोचकर उसे थोड़ी तसल्ली मिलती थी, और लगता था कि अगर कभी सायरन सामने पड़ी तो वो इस बात के लिए उसे गले लगा लेगी। तो बोलो, क्या कर सकते हैं हम? कुछ सोचा है तुमने? कबीर ने कहा। तुम बताओ, आखिर तुम मुझसे पहले से और मुझसे ज्यादा इस मामले में इन्वॉल्व हो। कुछ भी नहीं, बिल्ली की तरह काम किया मैंने। एक खंबे फट 2 फीट चढ़ा, फिर 2 फीट नीचे फिसल गया, फिर 2 फीट चढ़ा और फिर नीचे। यही चल रहा है कब से। कुछ खास मुझे भी पता नहीं, जो पता किया था सबकी हवा निकल गई, क्योंकि तुम एकांक हो और एकांक पता नहीं कौन है। हाँ, मैं एकांक हूँ, दर्शित बोला। ये बार बार बोलना जरूरी है क्या? नैना चिढ़ कर बोली। उसे एकांक के नाम से ही एक अलग लगाव था और दर्शित की बातें उसे चुभ रही थी। अब हूं तो हूं, दर्शित भी सख्ती से बोला। हम मुद्दे से भटक रहे हैं, कबीर ने कहा। ठीक है, और सुनो, अभी हम तुम्हें दर्शित और उसे एकांक ही बुलाएंगे, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा, कबीर बोला। दोनों ने सर हिला दिया। अच्छा, ये पता है ये सब कब से हो रहा है? दर्शित ने पूछा। मुझे विवेक साहनी से पता है, बाकी अब मालूम है कि कुछ लोग पहले भी गायब हो चुके हैं, कबीर ने कहा, और उसने एक दबी नजर नैना पर भी डाली। संचित और भी पहले गायब हुआ था। ठीक, अब याद है मैंने पहले भी तुमसे पूछा था कि जब ये पेंटिंग 100 साल पुरानी है तो ये सब अभी ही क्यों शुरू हुआ, 100 साल पहले ही क्यों नहीं हुआ? ये सवाल अब भी अपनी जगह कायम है। अगर हम बस इस सवाल का जवाब ढूंढने में कामयाब होते हैं तो काफी हद तक इस गुत्थी को सुलझा सकते हैं। सोच कर देखो, जो इन सब के जिम्मेदार वो पेंटिंग ही है, तो ये सब पहले ही होना चाहिए था ना। अब ये मत कहना कि हुआ था, खबर नहीं लगी, ब्ला ब्ला, क्योंकि ऐसी बातें छुपाई नहीं छुपती, दर्शित बोला। उसकी बात सुनकर कबीर और नैना ने एक दूसरे की तरफ देखा। पहले वो इस बारे में उसे कुछ भी नहीं बता रहे थे, क्योंकि उन्हें एकांक की परवाह थी। वो उसका रहस्य उसके सामने नहीं लाना चाहते थे।
मगर अब तो मालूम था कि ये रहस्य उसका नहीं किसी और का था, और एकांक तो अब गायब ही हो चुका था। अच्छा, तुम्हें याद है मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारे हिसाब से इस पेंटिंग में जो लड़की है वो कौन हो सकती है, और तुमने कहा था वो चैतन्य देव शर्मा की कोई मॉडल रही होगी। हाँ, दर्शित बोला। मैंने तुमसे इसीलिए पूछा था क्योंकि इस बारे में मुझे तुम्हारी एक आर्टिस्ट की राय जाननी थी, और फिर तुम चैतन्य देव शर्मा के फैन भी हो, क्योंकि एकांक का कहना था कि पेंटिंग में वो जो लड़की है वो एक सायरन है। कबीर बोला, क्या? वो भी वही वाली जो उसे, मतलब कि तुम्हें बचपन में मिली थी। तो चैतन्य देव शर्मा ने एक सायरन की पेंटिंग बनाई? दर्शित हैरानी से बोला। एकांक की माने तो हाँ, वो एक सायरन ही है। अब हमें पता है कि वो तुम हो, मगर तब एकांक ने यही बताया था वो बचपन में जो सायरन से मिला था इस पेंटिंग में वही है। किसी तरह से वो इसमें कैद है, शायद किसी और डायमेंशन में, या फिर ये कोई भूत प्रेत वाला चक्कर भी हो सकता है, और यही सायरन ही लोगों को गायब कर रही है। कबीर बोला तो कबीर उसे घूरता रहा। वो कुछ डरा हुआ लग रहा था। उस सायरन का विचार उसे अब भी डराता था। तो अगर ये वही सायरन है भी, तो ये अभी ही क्यों एक्टिव हुई? दर्शित ने पूछा। अब एकांक की माने तो जब वो पहली बार इस पेंटिंग के कांटेक्ट में आया तो सायरन ने उसे पहचान लिया। ये पेंटिंग ही जरिया है ना उस तक पहुंचने का। बस तभी से वो एक्टिव हुई है। वो एकांक को ही ढूंढ रही है और उसकी तलाश में लोगों को पकड़ रही है। कबीर बोला। दर्शित कुछ देर सर झुकाए सोचता रहा, फिर मुस्कुराया। आपने जोक मारा क्या? नैना कबीर की तरफ देखती हुई बोली। कबीर ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो भी दर्शित को देख रहा था। दर्शित ने सर उठाया। अगर ऐसी बात है भी तो अब तो मामला खत्म समझा जाए। क्यों? भाई, अगर उस सायरन को उस एकांक की ही तलाश थी तो वो तलाश अब पूरी हो चुकी है। वो गायब हो चुका है ना। वो सायरन को मिल चुका है, तो अब उस सायरन को कोई भी अगला शिकार नहीं करना चाहिए। अरे लेकिन एकांक वो थोड़ी है, वो तो तुम हो। चलो तुम्हें पेंटिंग के अंदर फेंक देती हूँ, तब जाकर मामला खत्म होगा ना। नैना गुस्से से बोली। नैना, कबीर ने उसे टोका तो नैना ने झटके से कबीर की तरफ देखा। क्या आप देख नहीं रहे हैं कितना खुश हो रहा है ये सोच कर कि एकांक गायब हो गया है, जबकि जानता है कि वो एकांक नहीं है। इतना ही शौक है सब खत्म करने का तो जाए ना सायरन बहन जी के पास। नैना गुस्से से बोली। तो दर्शित शांत बना रहा। नैना शांत हो जाओ, हम ठंडे दिमाग से इस बारे में बात करेंगे तभी कोई रिजल्ट निकलेगा, कबीर ने कहा। नैना ने अपने होंठ भींच लिए और परे देखने लगी, जैसे अब जिंदगी भर कुछ नहीं बोलेगी। यह भी एकांक का अंदाजा ही था कि वो इस सायरन इस वजह से एक्टिव हुई है और उसे ही ढूंढ रही है। लेकिन क्या पता कितना सच था। कई बार तो उसने ये तक कहा था कि वो खुद ही अपने आप को उसके हवाले कर देगा, ताकि बाकियों की जिंदगी बच सके। बाकी सच क्या था यह तो वही जाने। कबीर ने दर्शित से कहा। दर्शित कुछ देर सोचता रहा और हर संभावनाओं पर विचार करता रहा। मुझे लगता है उसकी बातें सच थी, सिवाय इस बात के कि वह एकांक है, दर्शित बोला। अरे तो जब वो एकांक है ही नहीं तो वो शायरन उसे ढूंढ क्यों रही है? नैना जिद भरे स्वर में बोली। शायद उसके काले पंखों की वजह से, दर्शित ने कहा। कबीर और नैना एक दूसरे को देखने लगे। इस बात में दम तो था। अब जब वो एकांक है ही नहीं, वो बचपन में किसी सायरन से मिला ही नहीं, तो इस बात का कोई तुक ही नहीं बनता कि उसे किसी तरह का श्राप मिला था या कोई इन्फेक्शन हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि वो कोई अलग ही एंटिटी हो सकता है। शायद इस वजह से उसका उस सायरन से कोई कनेक्शन हो। आखिर उन काले पंखों का कोई तो रहस्य होगा, दर्शित बोला। कबीर सर हिलाने लगा। हाँ, ये हो सकता है। इस बारे में तो आज सुबह नियति भी कह रही थी कि पता नहीं वो कौन था। शायद अपनी पहचान छुपाने के लिए ही उसने असली एकांक की पहचान ली हो। मगर अब भी ये सारे अंदाजे ही हैं, नैना बोली। तो क्या किया जाए? दर्शित बोला। इंतजार। अगर एकांक की थ्योरी गलत है तो कोई ना कोई फिर शिकार होगा, कबीर बोला। पर तब तक हम हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठ सकते हैं? क्या पता एकांक कहाँ है, उसके साथ क्या हो रहा है, नैना बोली। अरे वो आ जाएगा, बाकी लोग भी तो आ गए ना। सच कहूँ तो मैं मिलना चाहता हूँ उससे। आखिर पट्टे को मेरी कहानी पता कैसे चली, दर्शित बोला।
तुम चुप रहो, क्यों वापस आएगा वो? बाकी लोग वापस आ गए पर कितनों के पास उसके तरह काले पंख थे। नैना गुस्से से बोली। वह इस बात से सशंकित थी कि एकांक कोई अलग ही तरह का जीव हो और पता नहीं वो सायरन उससे क्या चाहती है। अगर उसकी तलाश पूरी हुई थी तब भी नैना डर रही थी। उसे एकांक वापस चाहिए था किसी भी हाल में। और तभी कबीर ने सर पर हाथ मारा, जैसे उसे कुछ याद आया हो। बाकी दोनों उसे देखने लगे। क्या हुआ? दर्शित ने पूछा। सुनो, तुम्हारी बहन का नाम क्या है? मतलब जो तुम्हारी सौतेली बड़ी बहन थी? कबीर ने पूछा। दर्शित ने आंखें सिकोड़ ली। क्यों? तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? अरे बताओ ना। दीक्षा, दर्शित नापसंदगी से बोला। जाहिर है अपनी सौतेली बहन के लिए उसकी भावनाएं आज भी पहले जैसी थी। सुनो, मैं मिल चुका हूँ उससे। उसका पति भी गायब हुआ है इन सारे झमेलों में। कबीर ने कहा। क्या? तुम्हें कैसे पता वो मेरी बहन है? उसी ने बताया। और सुनो, वो उस नकली एकांक से मिलने आई थी हॉस्पिटल में। और कबीर ने उसे बता दिया वो सारा वाकया। सब सुनकर दर्शित के जबड़े कस गए। कहाँ मिलेगी वो गुस्से से बोला। चलो, कबीर ने कहा। अगले भाग में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही अगला पार्ट पॉपअप होगा और आप इस रहस्यमयी कहानी के तार सुलझा पाएंगे।